हेलो स्टूडेंट्स, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मशीन सब्जेक्ट। मशीन सब्जेक्ट में आपके मेन टॉपिक्स जो होते हैं वो होता है ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन्स, इंडक्शन मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स। ये चारों ही टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी कि कोई भी क्वेश्चन जो कि गेट एग्जाम में पूछा गया हो या एनी अदर एग्जाम में रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन के थ्रू क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए या क्या कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले प्लानिंग मेरी यही रहेगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिया है जो कि 1992 में पूछा गया है गेट में। तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द टू ट्रांसफार्मर्स ऑफ सेम टाइप यूज ए सेम ग्रेड ऑफ आयरन and conductor material are designed to work at same current and flux densities। तो ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि दो ट्रांसफार्मर हैं जिनमें कंडक्टर मटेरियल सेम यूज़ किए गए हैं और दोनों के करंट और फ्लक्स डेंसिटीज दोनों के सेम है। बट कह रहा है कि लीनियर डायमेंशंस ऑफ वन, मतलब एक ट्रांसफार्मर का लीनियर डायमेंशन दूसरे का दुगना है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अदर। Then find out the ratio of kVA of the two transformers। दोनों ट्रांसफार्मर्स का kVA रेशियो, kVA रेटिंग जो भी आएगी उसका रेशियो निकालना है। तो ये ऑप्शंस है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की बजाय पहले ये देखते हैं कि जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, दैट इज kVA। सो kVA ऑब्वियसली एपरेंट पावर होती है जिसको VA भी कहते हैं। अब kVA दैट इज लार्जर पावर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे VA मीन्स क्या, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली। तो ट्रांसफार्मर में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज वोल्टेज इधर ऑन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो उसके लिए आपको पहले पता क्या होना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से ये समझ आया कि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस पे बेस्ड है। ओके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो यूज़ करनी है क्वेश्चन में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है दैट इज़ दिस। तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए पहले आपको क्या मानना होगा कि कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर हम क्यों मानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कैलकुलेशंस में हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज उससे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर को हम कंसीडर करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि दैट कंसिस्ट ऑफ 2 प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स वाउंड ऑन ए लॉस फ्री कोर। मीन्स सारे लॉसेस को यहाँ पे जीरो मानते हैं और प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स को आपने कंसीडर किया है। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर का फिगर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसमें आपने लोड साइड कुछ भी नहीं कनेक्ट किया है, दैट मीन्स नो लोड कनेक्टेड हियर। अब ऑब्वियसली ये ट्रांसफार्मर का बेसिक्स आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को हम कंस्ट्रक्शन टाइप से 2 टाइप के होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप होते हैं। बट उस पर अभी हमें नहीं जाना है, जस्ट इस इक्वेशन को डिराइव करना है। दैट मीन्स कि प्राइमरी आपका वोल्टेज है V1, मीन्स आपने AC वोल्टेज सप्लाई किया है इस पॉइंट पे। इंड्यूस्ड EMF E1 हो गया। सिमिलरली V2 आपका सेकेंडरी वोल्टेज हो गया और E2 आपका सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF हो गया। अब हम देखते हैं व्हेन वी अप्लाई AC वोल्टेज, जब AC दैट मीन्स साइनसॉइडल वोल्टेज जब अप्लाई कर रहे हैं हम, तो जो फ्लक्स यहाँ पे कोर मटेरियल में जाएगा दैट विल बी आल्सो AC फॉर्म में, साइनसॉइडल फॉर्म में होगा, सॉरी। तो साइनसॉइडल फॉर्म में मीन्स ये फ्लक्स क्या है, साइनसॉइडल फॉर्म में है। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइंस फ्लो हो रही हैं, कितनी मैग्नेटिक लाइंस उस डायरेक्शन, उस ए पर्टिकुलर एरिया में जा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स की बात बाद में करते हैं, बट फ्लक्स की डेफिनेशन यही कहती है कि Bm into A। What is BM? BM is the maximum number of lines passing through that area, okay, that cross sectional area। तो ये आपका साइनसॉइडल फॉर्म में हो गया फ्लक्स, जिसकी मैक्सिमम पॉइंट पे फ्लक्स क्या है, फाई एम है। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पे सिर्फ हमने एक साइकिल की बात की है, एक साइकिल जिसका टाइम पीरियड क्या है टी। ओके, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं 1/f, दैट इज f इज फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने सप्लाई किया है वही। और अब देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब हमें मिल रहा है, दैट इज ऑन क्वार्टर ऑफ टाइम, दैट इज t/4 टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। सो अब यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n1 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में n2 है, तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे φm, जो कि मैंने बताया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स लाइंस इनटू इन पर्टिकुलर एरिया bm इंटू ए। f होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट। अब आते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जो है आपका इतने टाइम में जो चेंज हो रहा है, दैट इज एवरेज चेंज, दैट इज इक्वल टू φm, क्योंकि जीरो से फ्लक्स इंक्रीज होके कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम φm तक। कितने टाइम में जा रहा है, 1/4f। ऑब्वियसली t की वैल्यू 1/f लिख दिया, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी φm अपॉन 1/4f। ओके, इसको और सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट व्हाट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एज 4f φm। दिस इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर सेकेंड। अब आते हैं, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वही आपका होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक टर्न में आपका एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी सेम एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो एक टर्न के लिए आपकी वैल्यू आ गई 4f φm। ओके, अब हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को अगर एवरेज वैल्यू से आरएमएस में चेंज करना है तो फॉर्म फैक्टर का यूज़ हम करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जनरली होता है 1.11, दैट इज आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू तो आपने निकाल ली ईएमएफ की, उसके हेल्प से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये 1.11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये अब हो जाएगा 4.44f φm। ओके, नाउ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन होल प्राइमरी वाइंडिंग। अभी तो आपने सिर्फ एक टर्न का निकाला, होल प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई इनटू n1। तो पूरा आपको फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज 4.44 f bm a n1। सिमिलरली हम सेकेंडरी के लिए भी डेरिवेशन कर सकते हैं और उसका भी सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स विल बी चेंज्ड। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान याद रखने वाली बात है, दैट इज E2 अपॉन E1। इन दोनों का रेशियो जब निकालते हैं दैट विल बी N2 अपॉन N1, जिसको हम K कांस्टेंट रखते हैं। दिस K कांस्टेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फिर यहीं पे ये देख लो कि नो लोड पे है। नो लोड मीन्स व्हाट, नो लोड, नो लोड मतलब क्या है कि जो भी वीए रेटिंग इस साइड है वही वीए रेटिंग इस साइड है। ओके, दैट मीन्स व्हाट इट विल बी, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। V1 upon V2 will be I2 by I1। ओके, और V1 V2 यहाँ पे सेम होंगे किसके, E1 E2 के, बिकॉज लोड नहीं है, दैट मीन्स वोल्टेज और इंड्यूस्ड वोल्टेज दोनों ही सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली E1 अपॉन E2। तो यहाँ से देखो E2 अपॉन E1 इज K, so E1 upon E2 will be 1/K। That means ratio of currents क्या होता है, इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमें यूज़ करनी थी, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ये इक्वेशन की यूज़ करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के लिए आपको करने के लिए आपने E1 जान लिया क्या होता है, करंट आपको अभी यहाँ कुछ नहीं पता है, तो करंट के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज लीनियर डायमेंशन ऑफ वन आर 2 टाइम्स ऑफ अदर। और इस इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं कि
करंट क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, या फ्लक्स डेंसिटीज में क्या चेंजेस हो रहा है, वो चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी आपने यहाँ पे पढ़ा, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बी एम, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं। तो पर मीटर स्क्वायर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज वी एम। सिमिलरली आपने करंट डेंसिटी को यहाँ पे एज्यूम कर लिया डेल्टा, डेल्टा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में करंट डेंसिटी कितनी है, डेल्टा। ओके, अब इसके लिए पहले आपको दोनों का एरिया मानना होगा। किसका एरिया मानना होगा, कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ T1, फर्स्ट ट्रांसफार्मर का कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट मीन्स कि वो एरिया, ये आपका कोर है बेसिकली, ये सब। तो कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं, फील्ड लाइंस जहाँ पे ज़्यादा जा रही हैं, तो उस कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने माना A1। ओके, तो A1, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A हम यूज करते थे φm के लिए, दैट वाज दिस कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम वही था। अब आते हैं, ऐसे आपको मानना पड़ेगा कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको आपने फर्स्ट ट्रांसफार्मर के लिए लिखा AC1। ओके, कंडक्टर का इसलिए AC1 लिख रहे हैं, मीन्स जितने क्रॉस सेक्शन, जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही सेकेंड ट्रांसफार्मर के लिए माना, तो उसके लिए A2 मानेंगे और कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी AC2। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि लीनियर डायमेंशन, इसमें से जो भी लीनियर डायमेंशन है वो दूसरे ट्रांसफार्मर का 2 टाइम्स है पहले का। तो एरिया वाइज देखा जाए तो यहाँ पे एरिया क्या है, ऑब्वियसली सर्कुलर एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, तो एरिया तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लीनियर डायमेंशन इसमें क्या है आर, रेडियस, दैट मीन्स आर क्या है 2 टाइम्स है, R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1 कह सकते हैं। ओके, मीन्स रेडियस यहाँ पे दुगना हो रहा है। इसका मतलब कि सेकेंड ट्रांसफार्मर का जो एरिया होगा दैट विल बी 4 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ R रखेंगे तो स्क्वायर करके इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ A1। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, दैट इज कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट विल बी ऑल्सो 4 टाइम्स ऑफ AC2, सॉरी AC2 नहीं AC1। ओके, दोनों का एरिया हमें पता चल गया। अब आते हैं कि अगर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे तो N1 टर्म्स बेसिकली नहीं आना चाहिए, तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड पे N1 है। ओके, N1 या यहाँ पे N मान लिया, तो फर्स्ट के लिए EMF क्या हो जाएगी 4.44 F Bm A1, बिकॉज फर्स्ट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो एरिया विल बी A1 इंटू N। सिमिलरली सेकेंड के लिए यहाँ पे एरिया की वैल्यू हो जाएगी A2। अब निकालते हैं KVA रेटिंग ऑफ T2 अपॉन KVA रेटिंग ऑफ T1। KVA रेटिंग क्या होती है V2 इंटू I2 अपॉन V1 इंटू I1। ओके, अब यहाँ भी ऑब्वियसली नो लोड मान के चलते हैं, तो जो V2 V1 वोल्टेजेस हैं वो इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं E2/E1। ओके, नाउ I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I2 जैसे कि हमने निकाला फ्लक्स जैसे हम निकालते हैं फ्लक्स डेंसिटी का यूज करके, वैसे ही करंट हम निकालेंगे करंट डेंसिटी का यूज करके। तो करंट ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इंटू AC2। कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर में ही तो करंट फ्लो करेगा, दैट्स वाई ये वाला एरिया आपको यूज करना है, दैट विल बी डेल्टा AC2। ऐसे I1 करंट क्या होगा डेल्टा AC1। ओके, नाउ AC2 वैल्यू आपकी कितनी है 4 टाइम्स ऑफ AC1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स ये रेटिंग का रेशियो कितना आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ E2/E1। नाउ E2 और E1 की वैल्यूज सिमिलरली पुट करते हैं तो ये वैल्यू सेम आ जाती है, कट जाती है, कैंसिल आउट हो करके इट विल बी A2 अपॉन A1। नाउ इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ फिर से A2 की वैल्यू पुट की
तो ये वैल्यू आ जाती है 16। मतलब कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी लीनियर डायमेंशंस यहाँ पे अगर डबल कर दी जाती हैं तो केवीए रेटिंग हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, फर्स्ट ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग और सेकेंड ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर मिलता है। ओके, तो एक लीनियर डायमेंशंस के चेंज करने से इतना चेंज दिखता है। तो दिस वाज द one of the questions. On another many small questions we will discuss in next class.